तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, डेली इकोनॉमिक्स जो दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पे हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज है 28 जुलाई। आई होप आप सभी फ्रेंड लोगों ने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। तो न्यूज़पेपर में ऐसा तो विशेष कोई न्यूज नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी दो न्यूज मैंने आपके लिए निकाली है जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स का आज फ्रंट न्यूज एक थी कि जो स्विफ्ट सिस्टम है ना, आप सब लोगों ने स्विफ्ट सिस्टम सुना होगा। जब रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ था तब अमेरिका जैसे देशों ने रशिया को इससे बाहर कर दिया था, तब एक काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा था। तो इसी की तर्ज पर, स्विफ्ट की तर्ज पर इंडिया जो हमारा देश है वो भी अपना डोमेस्टिक घरेलू स्विफ्ट डेवलप करना चाहता है। तो ऐसा ये क्यों कर रहा है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि इंडिया है ना दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2027 तक। अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा, जब दिल्ली में प्रगति मैदान का में पीएम मोदी जी उद्घाटन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि जो मेरी थर्ड टर्म है उसमें हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो इसी के क्रम में ये एसबीआई की रिपोर्ट आई है, तो इसको भी एक बार देखेंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, लेकिन एग्जाम के डेटा कई सारे इसमें रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज आप पढ़ सकते हैं, ऑन द टेबल ए स्विफ्ट सिस्टम टेलर टू पुश रुपी ट्रेड। सिंपल सा इसका, अगर आप इसका हेडिंग नहीं समझ पाए तो मैं बता दूं कि इंडिया क्या करना चाहता है, रुपी को ट्रेड में बढ़ावा देना चाहता है। मैंने लेटेस्ट में एक टॉपिक पढ़ाया था आपको उस दिन कि इंडिया अपना जो रुपया है ना उसको इंटरनेशनलाइज करना चाहता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना उनमें रुपये का उपयोग बढ़ावा देना चाह रहा है। इसी क्रम में श्रीलंका से भी हमारा एग्रीमेंट हुआ, ये मैंने सब आपको बता रखा। तो इसके लिए दोस्तों एक स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, स्विफ्ट लाइक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसा एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम उसके जैसा करें, तो किसके जैसा, तो स्विफ्ट जैसा। तो स्विफ्ट को जाने तभी तो उसके जैसे को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हमारा समझने का है वो स्विफ्ट है दोस्तों, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो ये देख सकते हैं स्विफ्ट का जो ये लोगो है, आप ये एयरलाइन देख सकते हैं। देखो इंडिया क्या करना चाहता है, इंडिया चाहता है, मैंने इसको बताया, इंडिया वांट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, कि भारत का जो रुपी है ना उसका अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में उपयोग बढ़े। अभी दुनिया में अधिकांश जो ट्रेड है लगभग 90% के वो किस में होता है, वो डॉलर में होता है। बचा हुआ यूरो में, चाइना की करेंसी में या जापानी करेंसी में होता है। रुपी का में इंटरनेशनल ट्रेड लगभग नील के बराबर ही होता है आज के डेट में। तो इंडिया चाह रहा है क्या कि अब हम क्या करें, हम हमारे रुपये को हम इंटरनेशनलाइजेशन करें। तो सबसे पहले इसके दो तरीके अपने आप, एक तो आप मैंने पढ़ाया था एक ओस्ट्रो अकाउंट, आज वो टाइम नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्पेशल ओस्ट्रो अकाउंट खोलने को प्रमोट किया जाता है। ये क्या होता है एक बार मैं बता देता हूं। जैसे सपोज करो रूस इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं, अब डॉलर में तो होगा नहीं, तो क्या करो, रशियन बैंक इंडिया में आके इंडियन बैंक में एक अकाउंट खोल लो। ठीक है ना बात। अब इंडिया ने रशिया से कुछ इंपोर्ट किया, सपोज करो, पैसा देना पड़ेगा, तो इंडिया क्या करेगा, इसी अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देगा, जिसको वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। ये मैं पूरी बात समझा चुका हूं, आज नहीं बताऊंगा। तो एक तो ये वोस्ट्रो अकाउंट खोलने को प्रमोट किया जा रहा है। लगभग 20 बैंकों ने अब तक इंडिया में, जो फॉरेन बैंक है उनमें क्या किया, इंडिया में अपने वोस्ट्रो अकाउंट खोल चुके हैं। तो एक तो ये वोस्ट्रो अकाउंट का हमने पढ़ लिया, प्रमोट फॉरेन बैंक्स टू ओपन स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट, SRVS, स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट को खोलने को प्रमोट कर रहा है। इससे इंटरनेशनल ट्रेड में रुपी की इंपोर्टेंस बढ़ेगी। दूसरा क्या करना है, एक स्विफ्ट जैसा सिस्टम डेवलप करना है ताकि क्या हो, रुपये का इंटरनेशनल पेमेंट किया जा सके। तो अभी स्विफ्ट का माजरा क्या है इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो स्विफ्ट है दोस्तों, स्विफ्ट जानने से पहले हम इंडिया का सिस्टम जाने। आप सब दोस्तों ने किसी न किसी ने आज दिन तक के इतिहास में आरटीजीएस किया होगा, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है। नेफ्ट किया होगा बैंक में जाके। बेसिकली एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजने के लिए आरटीजीएस और नेफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सपोज करो आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, इसमें 10 लाख रुपए जमा है। ठीक है, ये सिटी है, ये जयपुर में। अब आपका कोई परिचित है दिल्ली में, उसका पीएनबी में अकाउंट है। अब ये 10 में से 5 लाख आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हो, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी है आरटीजीएस की या नेफ्ट की। आप अपने बैंक में जाके आरटीजीएस और नेफ्ट कराओगे, तो जब आप आरटीजीएस नेफ्ट कराने जाते हो तो सबसे पहली चीज क्या पूछते हैं बैंक वाले, एक तो इसका अकाउंट नंबर, भाई जो आप पीएनबी बैंक में पैसा भेज रहे हो उसका अकाउंट नंबर दो। दूसरा क्या दो,
IFSC कोड दो, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज कोड, IFSC कोड होता है बेसिकली 11 डिजिट का होता है, ऐसे टाइप का होता है, SBIN000660 इस प्रकार का होता है। जिस बैंक का होता है उसका होता है, PNB में होगा तो PNB 00 कुछ 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। ये बेसिकली स्टार्ट का जो डिजिट है वो तो बैंक का नाम दिखाएगा, फिर बीच में कॉमन होता है, लास्ट में ब्रांच का नाम दिखाता है। तो ये एक तरह से क्या होता है, जो IFSC कोड के माध्यम से एग्जैक्ट पहचान हो जाती है कि आप कौन से बैंक की, कौन से सिटी के, कौन से ब्रांच में पैसा भेज रहे हो। बेसिकली उससे क्या होता है, मैसेज चल जाता है, ठीक है बात। ऐसे दोस्तों अगर मैं सपोज करो ये भारत मान है हमारा, ये भारत का SBI है, बैंक है जयपुर में, यहां मेरा अकाउंट है, ठीक है, जिसमें 10 लाख रुपए जमा है। अब मैं अपना कोई रिलेटिव है USA, समझ करो वहां बैंक ऑफ अमेरिका है, ये न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के बैंक ऑफ अमेरिका के एक अकाउंट में सपोज करो ये B है, ये मैं A हो गया, ये B के इस अकाउंट में पैसा भेजना है, तो कैसे भेजेगा, अब क्या तरीका है। तो दोस्तों इसके लिए यहां आता है स्विफ्ट सिस्टम। क्या आता है, स्विफ्ट सिस्टम आता है। पूरी दुनिया के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सब ने यहाँ स्विफ्ट में क्या कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो अब ये इंडिया से क्या करेगा, मैसेज जाएगा स्विफ्ट को कि भाई हमारे जो ये 10 लाख है, इसमें से हम 5 लाख रुपए ये बैंक ऑफ अमेरिका में रहने वाले जिसमें बैंक अकाउंट है वो B पर्सन को भेजना चाहते हैं। स्विफ्ट में जाएगा, स्विफ्ट से ये मैसेज पहुंचेगा कहां पे, ये बैंक ऑफ अमेरिका के पास पहुंचेगा। अब बैंक ऑफ अमेरिका फिर क्या करेगा, इस B के अकाउंट में 5 लाख रुपए जो डॉलर में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट कर देगा। तो दोस्तों स्विफ्ट क्या बेसिकली मैसेजिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, मैसेजिंग सिस्टम होता है। आप मैसेज कैसे पहुंचाओगे, स्विफ्ट में कोई पैसा नहीं जा रहा कि वो ट्रक में भर के पैसा पहुंचा रहा, नहीं, स्विफ्ट एक मैसेज सिस्टम है। सिंपल जैसे हम मोबाइल से मैसेज भेज के किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं ना कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है, ऐसे दोस्तों स्विफ्ट एक सिस्टम है जो क्या करता है, मैसेज पहुंचा देता है सामने वाले के पास में कि इतना पैसा इतना अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ये स्विफ्ट की इंपॉर्टेंस है। अगर स्विफ्ट से आप जुड़े हुए हो, स्विफ्ट से पूरी दुनिया के, स्विफ्ट में लगभग पूरी दुनिया के 200 देश शामिल हैं, 200 देशों के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लगभग 11,000 से ज्यादा बैंक, NBFC ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया का हर चीज जुड़ा हुआ है। तो अगर स्विफ्ट के माध्यम से इजीली पैसा ट्रांसफर होता है, बेसिकली क्या करता है, कोड जनरेट करता है जिसको BIC के कोड कहते हैं, बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड कहते हैं, आइडेंटिफाइड कोड होता है BIC कोड। तो जैसे कि सपोज करो हर बैंक को ब्रांच को उसने कोड दे रखा है, जैसे इंडिया है। अब कैसे पता चला कि पैसा कहां से कहां जाना है, ये इंडिया है। अब USA में पैसा भेजना है तो कैसे पता चलेगा USA में कहां जाना है, तो दोस्तों ये BIC कोड के माध्यम से पता चलता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो कंट्री होता है, कंट्री, फिर बैंक होगा, फिर सिटी होगा और फिर ब्रांच होगा। ऐसे 4 चीजें चाहिए रहती है। 4 चीजों से मिलके ये कोड बनता है जिसमें जिससे पता चल जाता है कि भाई कंट्री कौन सा है, कौन से बैंक में पैसा जाना है, उसकी किस सिटी में पैसा जाना है और कौन सी ब्रांच में पैसा जाना है, इस स्विफ्ट कोड होता है। तो ये मैसेज पहुंच जाता है स्विफ्ट के माध्यम से। अब सपोज करो स्विफ्ट है, लगभग 200 देश जुड़े हुए हैं। अब सपोज करो 199 देश तो इससे जुड़ गए, एक देश को इससे बाहर निकाल दिया, एक कंट्री को इससे बाहर निकाल दिया। सपोज करो 2022 में रशिया को बाहर निकाला था। अब बताओ ये रशिया दुनिया के 190 देशों से पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो अमेरिका ने क्या किया, जब रूस यूक्रेन वार हुआ, रशिया यूक्रेन वार हुआ, तो रशिया पर दबाव डालना था, रशिया पर क्या करना था, दबाव डालना था। तो सबसे पहले तो इस पर सैंक्शन लगाई कई सारी, भाई ये क्या कर सकेगा, ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। फिर इसको क्या किया, इसको स्विफ्ट से बाहर कर दिया, स्विफ्ट से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो स्विफ्ट से बाहर करने का मतलब है आप दुनिया भर के जितने भी 199 देश है ना, इतने सारे बैंक हैं, उनसे पैसा न तो सेंड कर पाओगे न रिसीव कर पाओगे। रशियन व्यक्ति स्विफ्ट के माध्यम से न तो आज की डेट में पूरी दुनिया में पैसा सेंड कर सकता है न रिसीव कर सकता है। जब सेंड रिसीव नहीं करेगा तो बताओ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा क्या, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। ये तो दिक्कत आ रही है अभी रशिया को, रशिया अपना माल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, रशिया ने माल बेच दिया, लेकिन पैसा कैसे आएगा, पैसा तो स्विफ्ट के थ्रू आता था। तो इस प्रकार से स्विफ्ट से अगर किसी को बाहर निकल दिया जाए तो बहुत बड़ी सजा मानी जाती है, बहुत बड़ी सजा मानी जाती है। स्विफ्ट बेसिकली एक बेल्जियम बेस्ड है, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। बेल्जियम आप जानते हो यूरोप का एक खूबसूरत सा देश है, यहाँ बेल्जियम में इसका एक हेडक्वार्टर है। बेसिकली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में काम करती है। वहाँ जो बेल्जियम का कानून है ना, उसमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है। पूरी दुनिया के जितने भी बैंक, जितने भी संस्थाएं, सबने मिलकर इसको बनाया, कुछ भी पैसा इसको देते हैं, तो ये पूरी दुनिया में काम चला रहा है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल में और डिस्कस करते हैं।
सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड। एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, कोई भी सिंपल एग्जाम में पूछी जा सकती है कि भाई स्विफ्ट चलता हूँ रहा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। मैं फिर कह रहा हूँ, स्विफ्ट में पैसे नहीं जाते, स्विफ्ट में मैसेज जाता है। ये बेसिकली एक मैसेजिंग सिस्टम है। क्या है? मैसेजिंग सिस्टम है जो ये मैसेज पहुंचाता है कि भाई इतना पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर होना है। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। 1973 में की गई थी, लगभग कितने 50 साल हो गए, 50 ईयर कंप्लीट हो गए इसको। इसका हेडक्वार्टर लाहुल पे बेल्जियम में है। कहाँ है हेडक्वार्टर? लाहुल पे बेल्जियम में। तो लाहुल पे नहीं आता तो रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं बस जो स्विफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेल्जियम में है। ये ग्लोबल पेमेंट सिस्टम का एक पार्ट है। ग्लोबल पेमेंट सिस्टम और कई चीजें हैं, उसका एक पार्ट क्या है? स्विफ्ट है, जो मैसेजिंग का काम करता है। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है। मैं बताया स्विफ्ट इज ए वास्ट मैसेजिंग नेटवर्क। ये मैसेज का काम करती है, यूज बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, बैंक, एनबीएफसी, इसके द्वारा मैसेज पहुंचाने में किया जाता है। बाय क्विकली सिक्योरली सेंड एंड रिसीव्ड इंफॉर्मेशन सच एज मनी ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। मनी ट्रांसफर का जो इंस्ट्रक्शन दिया है ना, उसका ये मैसेज के माध्यम में इंफॉर्मेशन जो तेज गति से पहुंचाता है, सिक्योरली पहुंचाता है। अब इस स्विफ्ट पर दोस्तों मैंने बताया वेस्टर्न कंट्री का दबदबा है। वेस्टर्न कंट्री, चाहे मैं कह दूं यूएसए या यूरोप, ऐसे देशों का दबदबा है। इन्होंने मिलकर ही इसको शुरुआत करी थी। इन्हीं का इसका कब्जा एक तरह से इसका मालिक टाइप है वेस्टर्न कंट्री। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज का इस्तेमाल करते हैं बार बार में। ईरान से लड़ाई होगी, ईरान बदमाशी कर रहा है तो ईरान को स्विफ्ट से बाहर निकाल दो। ऐसे कोई देश को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? आपका पॉलिटिकल लड़ाई अलग हो सकती है, लेकिन किसी देश को ऐसे इतने बड़े सिस्टम से बाहर निकालने का बहुत रिस्की है, उस देश के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो ये इनका जो इसका हेजेमनी है ना, इनका अमेरिका का, इनका इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी भी देश को स्विफ्ट से बाहर निकाल देते हैं। रशिया यूक्रेन वार के बाद मैंने बताया रशिया को इससे बाहर कर दिया था। ठीक है बात इसका कैसे करता है स्विफ्ट? क्या करता है, हर जो मेंबर इंस्टीट्यूशन है उसको एक आईडी कोड देता है जिसको बीआईसी कोड कहते हैं, या इसको शॉर्ट में कई लोग स्विफ्ट कोड भी कह देते हैं। बैंक आइडेंटिफायर कोड होता है बेसिकली, जिससे सबसे पहले तो बैंक का पता चलता है। भाई पैसा कहाँ जाना तो भाई बैंक ऑफ अमेरिका में जाना है। कहाँ पर है बैंक? ये अमेरिका में। लोकेशन कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में कौन सी ब्रांच? तो कोई रोड होगा उस ब्रांच पर। जैसे इंडिया में सेम वो आईएफएससी कोड की तरह, भाई इंडिया में जैसे आईएफएससी कोड के माध्यम से हमको ब्रांच पता चल जाती है ना, अकाउंट नंबर तो है लेकिन कौन सी ब्रांच में, तो ये ऐसे ही इसके माध्यम से बीआईसी कोड के माध्यम से कौन से देश के, कौन से बैंक के, कौन से सिटी के ब्रांच में पैसा जाना है ये पता चल जाता है, ये मैसेज पहुंचा देता है। मैंने बता दिया एक तरह से ये एसएमएस है, मनी ट्रांसफर के लिए मैसेज कर रहा है कि भाई इतना पैसा ट्रांसफर करो। ये मैंने बता दिया इंडिया से पैसा ट्रांसफर होना है एसबीआई बैंक से, स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ेगी तभी ये पैसा यूके में जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। इसके बाद दोस्तों ऐसा नहीं है दुनिया में अकेला ही स्विफ्ट है। स्विफ्ट जैसे बहुत सारे कई देशों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए इसको और अपने मैसेजिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए, जिससे वो इंटरनेशनल पेमेंट कर सके। तो ऐसे देशों में रशिया था, चाइना था। ये रशिया चाइना ने अपने डेवलप किए, लेकिन बहुत लिमिटेड इनका यूज है, लिमिटेड है, बहुत कम बैंक, बहुत कम देश इसमें शामिल है, इसलिए इसका स्विफ्ट का अभी अल्टरनेट नहीं बन पाए। क्या नहीं कर पाए? स्विफ्ट का अभी अल्टरनेट नहीं बन पाए। रशिया का खुद का सिस्टम है, आप देख सकते हो एसपीएफ करके, एसपीएफएस करके रशिया का अपना मैसेजिंग सिस्टम है इंटरनेशनल पेमेंट के लिए, लेकिन इसमें लिमिटेड देश हैं, लिमिटेड बैंक शामिल हैं, तो इसका इस्तेमाल लगभग नील के बराबर है। यह कोई अल्टरनेट नहीं है स्विफ्ट का। सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज एक से चाइना ने बनाया चिप्स करके क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि सब स्विफ्ट की तर्ज पर रशिया ने एसपीएफएस बनाया, चाइना ने सीआईपीएस बनाया। लेकिन दोस्तों ये अल्टरनेट नहीं है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं स्विफ्ट बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा है। दुनिया के अधिकांश देश, अधिकांश जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है उसमें शामिल है, जबकि ये एसपीएफएस हो गया, सीआईपीएस हो गया, इनमें बहुत लिमिटेड तो देश है, शायद एक दो देश ही शामिल है, उनके भी लिमिटेड बैंक शामिल है। तो ये कोई अल्टरनेट नहीं है। इसलिए अब चाइना वगैरह इनको प्रयास कर रहे हैं भाई इनको क्या किया जाए और आगे ले जाया जाए, ग्लोबल लेवल पर ले जाया जाए। इसी तर्ज पर दोस्तों अगर इंडिया अपने रुपये को इंटरनेशनलाइजिंग करेगा तो रुपये को पेमेंट फिर एक देश से दूसरे देश में पेमेंट के लिए मैसेजिंग कैसे जाएगी? मैसेज कैसे जाएगा? स्विफ्ट से तो जाएगा नहीं, स्विफ्ट से तो जाएगा नहीं। स्विफ्ट तो क्या वेस्टर्न कंट्री का दबदबा है, जनरली ये डॉलर में काम होता है यहाँ तो स्विफ्ट तो क्या करेगा? रुपये का जो अगर आप पेमेंट करना चाहते हो, सपोज करो ये इंडिया है, यूके है, अब यहाँ से किसी को रुपये में पेमेंट करना चाहता है तो स्विफ्ट काम नहीं करेगा दोस्तों, वहाँ पे ये करने भी नहीं देंगे। फॉरेन कंट्री जितने भी वेस्टर्न कंट्री है ये क्योंकि चाहेंगे कि भाई डॉलर का दबदबा कम हो और रुपये का दबदबा बढ़े, तो ये स्विफ्ट सिस्टम काम नहीं करेगा। तो फिर हमारा इंडिया जो रुपये है कैसे इंटरनेशनलाइजेशन होगा? तो इसके लिए फिर क्या करो? अपना खुद का स्विफ्ट सिस्टम डेवलप करो।
स्विफ्ट जैसा सिस्टम डेवलप करो जिसको पूरी दुनिया में जुड़ा हो, पूरी दुनिया के कई सारे बैंक जुड़े हुए हो, ताकि उस स्विफ्ट के माध्यम से मैसेज भेज के पैसे ट्रांसफर किए जा सके। फाइनल न्यूज ये थी। इंडिया खुद का सिस्टम डेवलप करना चाहता है। हालांकि अभी एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐसा सिस्टम है, SFMS करके, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, लेकिन ये डेड टाइप है। तो एक विचार ये कह रहा है कि भाई इसको SFMS को जिंदा करो और इसको रीच बढ़ाओ। क्या करो, इसको वापस से जिंदा करो, उसकी रीच स्केल अप करो, इसको दुनिया के कई सारे देशों के कई सारे बैंकों को इससे जोड़ो, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये सब तो दोस्तों भविष्य के गर्त में, अभी तो ये बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, बिल्कुल भ्रूण अवस्था में है। अभी तो इसमें बरस लगेंगे, कई साल लगेंगे अगर ऐसा भी करेंगे तो। ऐसा और अभी कल कंसेप्ट के रूप में विचार आया है, जो ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। हमारा ये तो मुद्दा नहीं था कि भाई इंडिया ने क्या कर रही है, अभी कोई नाम कुछ भी नहीं है। हमारा उद्देश्य स्विफ्ट को समझना, इस स्विफ्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ठीक है, जो हमारी फर्स्ट न्यूज थी वो यहाँ समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज आप देख सकते हो, SBI का जो इकोनॉमिस्ट है, SBI बेसिकली कई सारे इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट कर रखा है, वो रिसर्च करते रहते हैं बीच बीच में, और दुनिया की GDP के बारे में, इंडिया की GDP के बारे में डेटा रिपोर्ट देते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी ना, वो 2027 में बनेगी। तो हम एक बार इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको GDP कई बार बता रखी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, GDP, सकल घरेलू उत्पाद। कुछ नहीं है, साल भर में एक देश में जितना प्रोडक्शन होता है ना, उसको क्या कहते हैं, साल भर में, एक साल में एक देश में कितना उत्पादन होता है, उसको उस देश का GDP कहते हैं, सिंपल। अब जिसकी जितनी GDP ज्यादा होगी, वो देश में प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा हो रहा है, तो उतना ही रोजगार मिलेगा, उतना ही लोगों को इनकम बढ़ेगी। तो जितना बड़ी GDP होती है, वो देश उतना ही अमीर, उतना ही समृद्ध माना जाता है। सामान्यतः बात बता रहा हूं मैं। तो ऐसे इस ओपिनियन में GDP की जो वर्तमान रैंकिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है टाइम टू टाइम, इसके अनुसार सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है। अमेरिका कोई आज से नहीं है, अमेरिका लगभग पिछले जब से GDP की कैलकुलेशन स्टार्ट हुई है तब से दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसलिए हम कहते हैं ना अमेरिका की इतनी चलती दादा है, क्यों है? क्योंकि वहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा पैसे वाला देश है वो अमेरिका। फिर दोस्तों इसके बाद आता है चाइना। चाइना तो पहले बहुत गरीब था, 1990-80 के पहले तो इंडिया से भी गरीब था, लेकिन पिछले 40 साल में चाइना ने जो चमत्कार किया है, मिरेकल कहते हैं उसको, जितना ज्यादा चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग करी है अपने देश में, वो एक गर्व की बात है चाइना के लिए, नहीं पूरी दुनिया के लिए। चाइना एक मॉडल है दोस्तों, काफी हद तक बहुत अच्छा काम हुआ है चाइना में। तो चाइना अब दुनिया में सेकंड नंबर पे पहुंच गया। थर्ड नंबर पे है जापान। देखो, दुश्मन की तारीफ करने में कोई शर्म की बात नहीं है, अगर दुश्मन ने प्रोग्रेस करी है तो मानना पड़ेगा। चाइना ने जो प्रोग्रेस करी है, दुनिया के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया। आज की डेट में चाइना सेकंड सबसे पावरफुल कंट्री बनेगी आफ्टर USA। तो एक अच्छी बात है, चाइना की दृष्टिकोण से उसकी तारीफ की जानी चाहिए। तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका, सेकंड नंबर पर चाइना है, थर्ड नंबर पर जापान है, फोर्थ नंबर पर जर्मनी है, जर्मनी। और इंडिया कितना पे है? फिफ्थ नंबर पे है। हमने पिछले साल यूके को पीछे छोड़ दिया, जो जिसके हम पहले गुलाम थे, वो अब हमसे पीछे रह चुका है 6 नंबर पर। तो दोस्तों मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंडिया कौन सी इकोनॉमी है अभी, तो इंडिया दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, रैंकिंग पूछते हैं सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका, सेकंड पे चाइना, जापान, जर्मनी, 5th पे इंडिया। इंडिया ने किसको पीछे छोड़ा? तो यूके को पीछे छोड़ा। ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसको याद रखना है। लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हमारी GDP है आज के डेट में। और आप लोगों ने एक बार सुनी हो कि बार बार मोदी जी कहते हैं मतलब कहते नहीं थे कि इंडिया को क्या करना है, 5 ट्रिलियन डॉलर बनाना है, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना है। और इसके लिए इन्होंने टारगेट सेट किया है 2024-25। ये मुझे याद है किसी एग्जाम में पूछा गया था कि भारत सरकार ने जो टारगेट सेट कर रखा है 5 ट्रिलियन डॉलर GDP बनाने का, वो कब तक बनाना है? तो 2024-25 तक बनाना है। बने नहीं बने बात की बात है, हमको तो एग्जाम में टिक लगाना है। तो हमको तो ये याद होना चाहिए 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना। अब दोस्तों ये अभी हम कितने नंबर पे? हम 5th पे हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हमारी GDP है। अब फर्स्ट और सेकंड नंबर तो बहुत ऊपर है। अमेरिका चाइना को तो हम लगभग, अभी मुझे लगता नहीं 50-100 साल तक भी पार कर पाएंगे, लेकिन अब हमारा लक्ष्य है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना वर्ल्ड में। हम जर्मनी, जापान को पीछे छोड़ना चाहते हैं। तो अभी मोदी जी को आपको पता होगा, जब स्पीच दे रहे थे वहां पर प्रगति मैदान में, जब वो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन सेंटर का इनोवेशन कर रहे थे, तब कहा था कि भाई जो मेरी 3rd टर्म है, अभी तो चुनाव नहीं हुआ, उन्होंने पहले कह दिया कि 3rd टर्म में 2024 से 29 का होगा, अब जो इलेक्शन होगा, तो इस 3rd टर्म में हम क्या करेंगे, इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। और ये मैं गारंटी देता हूं, ऐसा भी कहा कि मोदी की गारंटी है ये,
हालांकि उन्होंने साल नहीं बताया कि इस साल तक कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी थर्ड टर्म में हम इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे, और ये मैं गारंटी देता हूं, ये मोदी की गारंटी, ऐसा उन्होंने कहा। तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों ये एसबीआई की रिपोर्ट आई है। एसबीआई की रिपोर्ट में बेसिकली कहा गया है कि भाई 2027 तक हम क्या करेंगे, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ये मैंने एक बेसिक न्यूज आपको दे दी, पॉलिटिक्स की बात नहीं है इसमें। हमको हमारा डेटा, हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कितनी साइज है हमारी, कौन हमसे ऊपर है कौन नीचे है, इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हमारी जो आज का न्यूज थी यही समाप्त होती है। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।